Namaskar and welcome to Curiously Education. दोस्तों आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड दिस मॉर्निंग. आज हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इंडिया और यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स को लेकर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में नेगोशिएशंस का जो फर्स्ट राउंड है वो कंक्लूड हुआ है. दिस इज़ अ वेरी गुड साइन. आपको याद होगा कि भारत ने सबसे पहले जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक देश के साथ साइन किया था दैट वाज जापान, लेकिन इसको लगभग 10 साल हो चुके हैं. अब जो लेटेस्ट राउंड भारत ने स्टार्ट किया है तो उसमें हमने स्टार्ट किया यूएई. यूएई के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है. अब हमारा टारगेट है यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन के तुरंत बाद हम यूके, और यूके के साथ दूसरे भी देश हैं, और अल्टीमेट हमारा जो लक्ष्य है दैट इज़ यूएस है. तो ये सारे देशों के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं. यूएई वाला अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दिस इज़ लाइक फर्स्ट स्टेप इन टर्म्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. और ऑस्ट्रेलिया वाला जो है वो अपने आप में अलग इसलिए है क्योंकि इतने सालों के बाद भारत ने किसी डेवलप्ड देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया. यू विल से कि जापान, जैसे मैंने आपको इसलिए बताया कि जापान जो है ना लगभग एक दशक हो चुका है, और जापान के साथ हमारा ट्रेड जो है ना वो उतना ज़्यादा नहीं है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, इन सारे देशों के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा है. तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक डेवलप्ड देश के साथ एफटीए साइन करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है. तो अब यूरोपियन यूनियन के साथ जो हम एफटीए साइन करने वाले हैं तो इसको लेकर नेगोशिएशंस जो हैं वो रीस्टार्ट हो चुके हैं, और फर्स्ट राउंड जो है वो ख़त्म हो गया है. एक लंबे समय, कुछ 8-9 साल पहले ये नेगोशिएशंस जो हैं वो चौक होल्ड हो गए थे, बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी, बट अब चीज़ें जो हैं वो सही दिशा में आगे जा रही हैं. द वीक लॉन्ग नेगोशिएशन, ये एक हफ्ते तक ये नेगोशिएशन जो है वो चला, और हाइब्रिड फैशन में इसको किया गया. और इस राउंड में, फर्स्ट राउंड में 52 टेक्निकल सेशंस, जिनमें 18 पॉलिसी एरियाज़ को कवर किया गया था. तो इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हुई. और सेकंड राउंड जो है नेगोशिएशन का, ये सितंबर में ब्रसेल्स में रखा जाएगा. और ये जो लेटेस्ट राउंड है और आने वाला जो राउंड है उसमें हमारे ऑफ कोर्स पीयूष गोयल साहब, जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, और यूरोपियन कमीशन के जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसमें पार्ट लिया. दोस्तों, हमारे देश में इस प्रकार के मर्डर्स जो हैं उसका एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है. यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये जो मर्डर हुआ था अमरावती, जो महाराष्ट्र में है, तो उमेश खोले नाम के उमेश कोल्हे नाम के एक व्यक्ति, जो एक वेटेरिनरी मेडिकल प्रोफेशनल हैं थे इनफैक्ट, तो उनका ब्रूटल तरीके से मर्डर किया गया. तो अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनआईए के द्वारा किया जाएगा. मिनिस्ट्री ने ये कहा कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेट की जाएगी कि कैसे मृत्यु हुई, और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस और कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस प्रकार के मर्डर में इन्वॉल्व हैं. यू कैन सी कि जो एक आईएस के समय पर जब वो अपने पीक पर था, तो जिस प्रकार से हमें मर्डर्स देखने को मिलते थे, तो उस प्रकार की पैटर्न जो है वो हमारे देश में हमें देखने को मिल रही हैं. हमने देखा कि कैसे उदयपुर में ऐसा ही एक मर्डर हुआ था, राइट. और इसको कहते हैं टेरर प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट, कि आपको टेररिज्म फैलाने के लिए अपने लोगों को दूसरे देश में भेजने की ज़रूरत नहीं है, जैसा 26/11 में हुआ था, राइट. पाकिस्तान से लोग जो हैं वो हमारे देश में आए थे. अब एक नई पैटर्न जो आई है वो ये है, क्योंकि ऑनलाइन सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करते हैं ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, और टीपीओ यानी कि टेरर प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अब उनको अपने लोग भेजने की ज़रूरत नहीं है जो उनका दुश्मन देश है. फॉर एग्जांपल हमारा देश भारत है, तो भारत के ही लोगों को रिक्रूट किया जाता है, और हमारे लोग जो हैं वो हमारे लोगों को मारते हैं. तो इस प्रकार की चीज़ें, और उनका कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, राइट. जो जिसने मर्डर किया वो पकड़ा जाएगा, उसको सज़ा होगी, राइट. किस देश में दहशत का माहौल होगा, हमारे देश में, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यू कैन सी कि कैसे हमारे देश को, हमारे समाज को वो डैमेज कर रहे हैं. तो वी नीड टू बी बिट अवेयर अबाउट दिस थिंग, आई बिलीव. एनआईए की टीम जो है वो अमरावती पहुंच गई है, और डिप्टी कमिश्नर पुलिस विक्रम सली
ने ये कहा है कि 6 एक्यूज्ड जो हैं उनको पकड़ा गया है। हमारे राज्यसभा के एमपी डॉक्टर अनिल बोंडे ने ये कहा है कि एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसकी एक डिमांड की थी राज्यसभा में, और बोंडे साहब ने ये भी कहा कि उदयपुर में जिस प्रकार से मर्डर हुआ वैसा ही इंसिडेंट जो है वो इस जगह पर हुआ था। बाय द वे लेट मी टेल यू कि ये जो मर्डर है ना, ये डॉक्टर का, वेटेरिनरी डॉक्टर साहब का मर्डर जो है वो कुछ समय पहले हुआ था, राइट। इट्स नॉट ए रीसेंट वन, कुछ समय पहले हुआ था, लेकिन अब इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी। एनडीए के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, राइट, उनके जीवन के साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स मैंने शेयर किए हैं, तो यू कैन क्लिक हियर टू वॉच द वीडियो। तो द्रौपदी जी जो हैं ये पुडुचेरी पहुँचे, और वहाँ पर वो क्यों गए हैं, क्योंकि उनको इलेक्टोरल सपोर्ट चाहिए। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है तो इसके लिए एमपीज़ और एमएलएज जो हैं उनको एक प्रकार से रिक्वेस्ट करने के लिए गए हैं कि उनको वो सपोर्ट करें। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का 2 दिनों का स्पेशल सेशन जो है वो आज से यानी कि संडे से स्टार्ट हो जाएगा, और जो 38 एमएलएज जो गोवा में थे अब वो वापस आ चुके हैं, महाराष्ट्र आ चुके हैं। और पहला दिन जो है उसमें क्या होगा, 2 दिन का जो सेशन है उसमें पहले दिन में राज्य का जो स्पीकर हैं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर का इलेक्शन होगा, और इसमें 2 कंटेस्टेंट्स हैं, राइट। एक भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक महाविकास अघाड़ी पार्टी के हैं। तो देखिए, विनो के जो एकनाथ शिंदे हैं वो एमवीए को रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ द सीएम, और देवेंद्र फडणवीस जो हैं इज़ द डिप्यूटी सीएम। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन जो हो रहा है स्पीकर का, तो इसमें ये दोनों पार्टी से एक दूसरे के आमने सामने आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं प्रवीण दारेकर, तो उन्होंने कहा कि उनके पास 170 एमएलएज हैं, तो मिस्टर नरवेकर जो हैं वो ईजिली ये इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे। तो वी कैन सी कि सीएम जो हैं वो एक पार्टी के, और जो स्पीकर हैं, स्पीकर के भी पावर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इज़न्ट इट। तो स्पीकर जो है वो शायद बीजेपी के आ सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ने एक अनाउंसमेंट किया है कि ये जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, अब ये डीबीटी फॉलो करेगी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम को फॉलो किया जाएगा। अभी तक क्या था कि कंपनीज जो हैं वो अप्रेंटिसेस जो हैं तो उनको पैसे पे करती थी, और बाद में सरकार जो है वो कंपनीज को पैसे पे करती थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब डायरेक्टली सरकार जो है वो अप्रेंटिसेस जो हैं उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र कर देगी। और इसी के साथ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब ने ये कहा कि ये हमारे देश में अब अप्रेंटिसशिप जो हैं इसको काफ़ी बूस्ट मिला है अंडर स्किल इंडिया। बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो अलग अलग कंपनीज में जाते हैं एक्सपोजर के लिए, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। इंडिया फार्मा विजन 2047 की मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई, और हमारे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो फार्मा कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए कमिटेड हैं। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज़ बना रहे हैं और इन्वेस्टर प्रमोटिंग इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमारे देश की फार्मा कंपनीज जो हैं वो फले फूले। मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो हैं वो एक स्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं इंडस्ट्री के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो एक सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो होते हैं तो उनके साथ थरो कंसल्टेशन किया जाता है, उसके बाद जो है वो पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाती है बाय मोदी गवर्नमेंट। 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हर साल कब मनाया जाता है? जुलाई का जो पहला सैटरडे होता है तब इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी डेट हर साल चेंज होती रहती हैं। इस साल की डेट क्या थी? 2 जुलाई। आज जब हम बात करें तो टुडे इज़ 3 जुलाई एंड इट इज़ संडे, और कल सैटरडे था, तो 2 जुलाई 2022 दैट वाज द फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। तो तब ये दिन मनाया गया 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, और इसकी थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, कि एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए कोऑपरेटिव्स जो हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वी नो, लेट्स से जब भी हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो सबसे सक्सेसफुल एग्जांपल मेरे दिमाग में तो
अमूल का ही आता है। अमूल के साथ साथ बहुत सारी दूसरी भी ऐसी कोऑपरेटिव्स हैं, लेकिन अमूल इज़ अ बिग नेम, इज़न्ट इट? लक्ष्य क्या है इस दिन का कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो हैं इसके कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट किए जाए, राइट, और अवेयरनेस स्प्रेड की जाए कि कैसे कोऑपरेटिव्स के माध्यम से हम सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है इसको कोऑप्स डे के तौर पर भी जाना जाता है, और वर्ल्ड वाइड 1923 से इसकी शुरुआत हुई थी, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1995 में इसको स्वीकृति दी थी। और ये मूवमेंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इक्वालिटी, वर्ल्ड पीस, ये सारी चीज़ें प्रमोट करता है। आपके हमारे देश के जो होम मिनिस्टर है ना, अमित शाह, ये कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं, तो इन्होंने इस दिन पर लोगों को ग्रीटिंग्स दी। और 1995 से डियर फ्रेंड्स ICA और यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो मिलकर ये प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव COPAC इसको जॉइंटली इसकी थीम्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो तय कर रहे हैं, और इसको साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं इस कोऑप्स डे को। सोलर डिकैथलॉन इंडिया अवार्ड्स सेरेमनी एक इंडिया और USA का जॉइंट इनिशिएटिव है, और नाम से ही पता चल जाता है कि सोलर डिकैथलॉन जो है ये क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए ये दोनों के द्वारा। तो आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोलर डिकैथलॉन इंडिया अवार्ड सेरेमनी जो है वो किन दोनों देशों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो रिमेंबर इट इज़ इंडिया एंड USA। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने ये कहा है कि उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स जो हैं, स्टार्टअप्स को कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर फोकस करना चाहिए, और ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी, तो इन टेक्नोलॉजीज़ को इंडस्ट्री के साथ जोड़कर हमें 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि 500 गीगावाट जो है वो हम नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करें। ये भारत का टारगेट है, तो इस टारगेट को अचीव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। उन्होंने रियल एस्टेट डेवलपर्स, इंडस्ट्री और एकेडेमिया को कहा है कि आप इनोवेटिव एफोर्डेबल सॉल्यूशंस निकालिए, जिसकी वजह से भारत जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है उसके खिलाफ लड़ सके, उसको रोक सके, और लोगों का जीवन और प्रॉपर्टी जो है उनको रिस्क से बचा सके। दोस्तों, अगेन वक्त आ चुका है कि हम आज भी और आने वाले दिनों में प्रार्थना करें, राइट। अनफॉर्चुनेटली हमने कल भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि अनफॉर्चुनेटली मणिपुर में जो लैंडस्लाइड हुई, तो इस लैंडस्लाइड में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, राइट, एंड वी कैन सी हियर दैट toll from the landslide incident in Noni district has risen to 34 as 13 bodies were found today. This is like yesterday, right? Saturday को ये मिला था, ये 34 बॉडीज़, 13 नई बॉडीज़ मिली, तो टोटल जो है वो 34 हो चुका है। एंड ये माना जाता है कि कुछ 80 लोग जो हैं 80 लोग जो हैं वो इसमें शायद मीन्स वो लापता अभी नहीं मिल रहे हैं, तो इट इज़ बिलीव्ड कि वो ज़िंदा दफन हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं लास्ट वेंसडे हुई थी, तो यू कैन इमेजिन कि इट्स वेरी वेरी मीन्स जस्ट इमेजिन उन परिवारों की क्या हालत होगी जो जिनके प्रियजन जो है वो अभी लापता है। तो लेट्स प्रे, राइट। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू, और यही हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो रेस्क्यू टीम है उनको भगवान और शक्ति दे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सकें। लेट्स होप कि सारी चीज़ें जो हैं वो सही हो जाए। रिमेंबर दिस थिंग, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। ऑल दिस थिंग्स आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज, और हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर क्लाइमेट चेंज। सो वी नीड टू प्ले a very active role. Every individual has to play a very active role in this fight against climate change. Thank you very much for watching this video, dear friends. आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ share it with other people as well. That's everything from my side. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.